हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कर रहे हैं। तो इस फ्रांसीसी क्रांति में मैं आप लोगों को पिछले जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों में छोटी छोटी वीडियोस में ये क्लियर करता आया हूँ कि भैया फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर में कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। उसी सीरीज में ये चौथा पार्ट है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अब अंत में फ्रांस में क्या उथल पुथल हुई। तो देखो, जैसा कि आपको पता है ये पार्ट 4 है। इससे पीछे इस वीडियो को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी पीछे के पार्ट हैं उनको समझना होगा बेटा, क्योंकि यदि आप ये समझ गए तो आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो फ्रांस में ये हेडिंग है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। हूबहू आपकी बुक में ऐसे ही लिखा है, लेकिन मैंने जो समझा है ना इसमें वो कुछ डिफरेंट तरीके से समझा है, तो ध्यान देना। लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भाई जब उसने ये चीज़ देख ली कि जनता चारों तरफ तिहाई कर रही है, चारों तरफ कहीं पर विरोध हो रहे हैं, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। परंतु राजाओं से गुप्त वार्ता चल रही थी। संविधान पे हस्ताक्षर कर दिए कि भैया ठीक है, अब फ्रांस के अंदर संविधान को ही पारित किया जाएगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन लुई 16 की ये कमी रही कि गुप्त रूप से जितने भी राजाएं थे उनसे वो क्या करता रहा, गुप्त रूप यानी कि चोरी छुपे से उनसे बातचीत करता रहा कि अब शासन में क्या किया जाए, क्या नया चेंजेस किया जाए। मतलब आप यहाँ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ और फितूर चल रही थी। ठीक है, स्थिति को सुधारने के लिए राजाओं ने सेना भेजने की योजना बना ली, क्योंकि स्थिति ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, राजाओं के पक्ष से ज़्यादा चीज़ें ना छूट जाएं, इसलिए राजाओं ने तय किया कि हम शहर में क्या भेजेंगे, सेना भेजेंगे जो सिचुएशन को कंट्रोल करे। ठीक है, 1792 नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। आपको पता है कि नेशनल असेंबली घोषित की गई थी। ठीक है, अलग से नेशनल असेंबली बनाई गई थी, बट संविधान की बात के बावजूद भी कोई भी स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही थी। ऊपर से सेना का भेजना, इस स्थिति को देखते हुए नेशनल असेंबली व उससे जुड़े सभी लोगों ने राजाओं के विरुद्ध, ठीक है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि भैया अब ये युद्ध से ही चीजें समाप्त हो सकती हैं। हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए। ये वही स्वयंसेवी हैं जो फ्रांस के क्या हैं, आम नागरिक हैं। ठीक है, हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए। यह युद्ध राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध था। ये बेटा याद रखना, आप लोग को ना, पढ़ते तो हो आप लोग, लेकिन आप लोग को ये चीजें ध्यान नहीं रहती हैं कि युद्ध हुआ किसकी वजह से था, फ्रांस की जो लड़ाई थी वो थी किसकी वजह से। तो ये वजह हैं। आप जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो उसमें अपने इन रीजंस को, इन कारणों को लिख सकते हो। ठीक है, हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए। यह युद्ध राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध था। ठीक है, अब देखो, मर्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए राष्ट्रगान मर्सले गाया। फ्रांस में उस समय एक राष्ट्रगान था और वो राष्ट्रगान था मर्सलेस। इसको याद रखना, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इन्हीं से ही आपको क्या करना है, आंसर्स और बेहतर लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे आ गई। सारे पुरुष बिजी थे अपने किस में, युद्ध में, कई प्रकार की स्थितियों को सुधारने के लिए। तो पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। 1791 के संविधान से सिर्फ बड़े यानी कि अमीर को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। बेटा यही एक प्रमुख कारण है जो कि लड़ाई का कारण बनेगा, युद्ध का कारण बनेगा। देखो 1791 में जो संविधान पारित हुआ, ये संविधान बनाया गया, उसमें जो अमीर यानी कि जो बड़े वर्ग के लोग होते थे वही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। यानी कि सारी प्रकार के राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार बड़े यानी कि अमीर वर्गों को था। अब यहाँ से आप लोग समझना, क्योंकि यहीं से मेन रीजन स्टार्ट हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का रीजन क्या था। लोगों द्वारा राजनीतिक अड्डे व क्लब बनाए गए जहां पर नीतियों पर बहस हुई। तो ये तो अलग बात है कि भाई सारी की सारी राजनीतिक
जितनी भी फैसले होते थे वो बड़े वर्ग के हाथ में होते थे, ठीक है। लेकिन आम लोगों के द्वारा क्या बनाए गए, एक राजनीतिक अड्डे बनाए गए, ठीक है, राजनीतिक अड्डे और क्लब बनाए गए। बेटा ये राजनीतिक अड्डे और क्लब का मतलब ये हो गया, यहाँ पर सारे ही समझदार आम लोग और हर वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा होता और समाज में किस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं, किस प्रकार की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बहस होती थी, ठीक है। अब देखो ऐसे में इन मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे में जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, जो एक राजनीतिक अड्डा भी था, महिलाएं भी इसमें सक्रिय थी। तो आपने सुना होगा जैकोबिन क्लब, है ना। तो जैकोबिन क्लब क्या था, एक राजनीतिक ही अड्डा था जहां पर सभी लोग मिलकर राजनीति पे, आर्थिक, सामाजिक कई प्रकार की चर्चाएं करते थे। तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो सुनो, जैकोबिन क्लब में मुख्य सदस्य, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, अमीर वर्ग नहीं, सुनो, कम समृद्ध लोग, यानी कि जो आम व्यक्ति जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली, छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाला, छपाई वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर, ये सब जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ठीक है। जैकोबिन के बड़े वर्ग ने धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। तो जैकोबिन क्लब के जितने भी बड़े वर्ग बोल सकते हो या आप सीनियर बोल सकते हो, ये वे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ तय की कि वो लोग धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे, ठीक है, पहनने का निर्णय किया। इसके पीछे भी एक कारण है, सुनो। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। बच्चों ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ना पेपरों में क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है कि 100 कुलात क्या है, ठीक है। जैकोबिन क्लब के मेंबरों ने धारीदार पतलून पहनने का निर्णय क्यों किया, क्या रीजन था, तो सुनो, ठीक है। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है घुटने वाले। घुटने मतलब ये एक प्रकार की पोशाक होती है बेटा, ठीक है। तो इनको फ्रांस में बोला गया क्या, इनको बोला गया 100 कुलात। अब देखो, अब जो इनकी पोशाक है ना, ये लंबी पतलून, धारीदार पतलून और लाल टोपी, ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी बेटा। मतलब वे जिस पोशाक को धारण कर रहे थे वो एक प्रकार से स्वतंत्रता के मायने को दर्शा रही थी, ठीक है। अब देखिए, तो वो स्वतंत्रता के पोशाक को पहन के ये चीज विरोध प्रदर्शन करते थे कि हमें स्वतंत्र रहना है और हम स्वतंत्र हैं। इसलिए 1792 में खाद्य और महंगाई को लेकर विशाल विद्रोह हुए। अब जब राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, राजनीतिक शक्तियां ज्यादातर राजाओं के हाथ में थी, तो ऐसे में गड़बड़ी हो गई खाद्य पदार्थों की, ठीक है, और महंगाई की, क्योंकि सारे डिसीजन तो बड़े वर्ग के लोग ही ले रहे थे और बड़े वर्ग में कौन थे, राजा थे। तो ऐसे में आम जनता का गुस्सा फूटा और विशाल विद्रोह हो गया कि 10 अगस्त ट्यूलेसियो पर हमला हुआ, ठीक है। ये वो स्थान था जहां पर राजा बैठकर कई प्रकार के अहम फैसले लेता था। अब इसमें क्या पॉइंट याद रखने, तो देखिए, राजा के रक्षकों को मारा गया आम जनता के द्वारा, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया गया, ठीक है। मतलब लुई 16 राजा, मतलब नए चुनाव कराए गए जिससे कि यह तय किया जाए कि भैया आप जितनी भी राजनीतिक शक्ति, जितने भी राजनीतिक मुद्दे, जितने भी राजनीतिक फैसले हैं वो बड़े बड़े राजाओं नहीं बल्कि आम व्यक्ति द्वारा, जो चुनाव में जीतेगा व्यक्ति, उनके द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। 21 वर्ष से अधिक सभी को वोट अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ाया कि पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से कम का है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब सिचुएशन चेंज कर दी गई कि जो 21 वर्ष से कम या 21 वर्ष से अधिक आयु का है, चाहे उसके पास संपत्ति है या संपत्ति नहीं है, वो भी चुनाव देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है या करता है और वो चुनाव दे सकता है, उसको अधिकार है। याद रखना मेन पॉइंट, 21 सितंबर 1792 यानी कि 1792 में राजतंत्र खत्म हो गया पूर्ण रूप से फ्रांस में। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। बेटा मैं यहाँ 1 मिनट रुकूंगा और बोलूँगा, एक बार अपने माइंड को पूर्ण रूप से आप क्या कीजिए, आप पीछे लेके जाइए और देखिए कि स्टार्टिंग में ही जो उथल पुथल स्टार्ट हुई थी वो हुई थी राजतंत्र, राजशाही के कामकारों के लेके। जितने भी निर्णय थे आम जनता परेशान थी, क्योंकि उसमें निर्णयों में कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी दिखाई गई थी, ठीक है। धीरे धीरे आके संविधान की मांग हुई समाज में, संविधान बना, लेकिन इसमें अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदारी किसके हाथों में आई, राजाओं के हाथ में, जो पहले से ही अपनी चला रहे थे। अब क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, तो ऐसे में
फिर से आम जनता ने विद्रोह कर दिया, नया संविधान आया जिसमें चुनाव देने का अधिकार हर वर्ग को दिया गया, और फिर जो आम चुनाव हुए तो उसमें राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, यानी कि राजाओं को किसी भी एंगल से कहीं भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी गई, और फिर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, जिसे लोकतंत्र होता है, गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा रचा गया संसार। ठीक है, अब देखो आगे याद रखना है कि लुई 16 को फांसी, ठीक है, फांसी दे दी गई न्यायालय ने। ठीक है, अब ये फांसी क्यों दी गई तो सुनो, लुई 16 को ना आपको पता है कि सम्राट को क्या बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश, या आप बोल सकते हो कि जब आप वो व्यवस्था देखोगे तो उसमें सम्राट को अहम सिचुएशन दी गई थी जिसमें उसको न्यायालय के कामकाज को संभालना था। तो न्यायालय से किसी प्रकार की बातों को छुपाने व आप ये बोल सकते हो कि न्यायालय को धोखा देने की वजह से इस पे इल्ज़ाम लगे कि न्यायालय के साथ इसने क्या की है, छेड़छाड़ की है संविधान के साथ। तो इस जुर्म में लुई 16 को क्या 21 जनवरी 1793 यानी कि 1793 को प्लेस दी लॉ, याद रखिएगा लुई 16 को 21 जनवरी 1793 प्लेस डी लॉ, एक सामूहिक जगह पे फांसी दे दी गई, और इसके साथ ही मैरी एंटोनियो को भी कुछ दिनों के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको इस वाले वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में राजतंत्र किस प्रकार से अंत हुआ। और क्योंकि मैंने ना मेन पॉइंट बताया, क्योंकि बेटा बच्चों बुक का अगर पढ़ाना होता तो मैं पूरी बुक लिख देता ना, पर मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको एक एक बुक के एक एक लाइन समझाऊं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि वही चीज़ पढ़ो ना जो इंपॉर्टेंट है। क्यों हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करें ऐसी चीज़ों को रीड करके जो किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पढ़ाई क्वालिटी वाइज कीजिए, स्मार्ट पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे आप लोग जल्द से जल्द अच्छे नंबर और अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकें। अब ये पूरा पढ़ने के बाद बच्चों आप लोग कोशिश करिएगा कि एक बार फिर से मेन पॉइंटों को रीड कर लीजिएगा, जिससे आपके आंसर्स में क्लैरिटी आ जाएगी। और प्लीज़ लिखते रहिए, कोई भी क्वेश्चंस जो भी मैं देता हूँ या आपकी बुक में एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस से आपको कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है बस। लेकिन अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा कि मैंने अदिति क्लासेस नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आपको नोट्स चाहिए और मुझसे कनेक्ट होना है किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तो आप अदिति क्लासेस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। एंड ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स पे वीडियो बनाऊं जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नमस्ते।